हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को। ये रहेगा सेशन 10। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा विराम देंगे और बाकी के सब्जेक्ट्स पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, या फिर आई विल ट्राई कि अगर 2 वीडियोस हो पाते हैं एक दिन में तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे आप लोगों को काफी हेल्प मिल रही है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के कॉमेंट्स से, आप लोगों के रिस्पॉन्स से। हालांकि हम जनरल क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, बट डिस्कशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ही आते हैं। कितने भी आप टॉपिक कर लीजिए, प्रैक्टिस होना इंपॉर्टेंट है ना, चाहे वो टॉपिक्स कॉमन ही क्यों ना हो। तो एक बार आप लोग आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज का सेशन। पसंद आए ये सेशन, डिस्कशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं और करेंगे ही। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 है, आ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी। 5वीं कक्षा का जो छात्र है जिसको दृष्टि बाधित है, वो यानी विजुअली उसको कुछ प्रॉब्लम है। बहुत बढ़िया अमीनुल हक। पता नहीं अभिषेक क्या चक्कर है, क्यों नहीं डिटेल निकाल रहे हैं एग्जाम की। स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसी, 5वीं कक्षा के बच्चे को देखने में समस्या है, तो क्या होना चाहिए उसके साथ? शुड बी एक्सक्यूज्ड टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क। उसको छोटा मोटा काम दे दो कोई, मतलब जो उसकी एज से कम का हो, या फिर हेल्प्ड विद हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। भाई जो उसका रूटीन वर्क है, दैनिक कार्यों में मदद मिले, उसके दोस्त और उसके परिवार के साथ उनकी मदद लेंगे, उनसे काम कराएंगे। जस्ट 10 क्वेश्चन सुरभि। या फिर ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज। नॉर्मली क्लास में ट्रीट करेंगे और ऑडियो सीडीज के थ्रू उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। या फिर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, मतलब आप स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे क्लासरूम में उसको। बताइए एक बार, क्या क्लियर नहीं है भाई? रिफ्रेश करके देखो, क्लियर आएगा। जस्ट 10 क्वेश्चंस सृष्टि। थैंक यू निश्चल, थैंक यू शिवी। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज। भाई नॉर्मल बच्चों की तरह, सामान्य बच्चों की तरह आप उसके साथ डील करेंगे और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा देंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी के लिए शिक्षा। आपने एक क्लास में सबको जोड़ करके बिठाया हुआ है, अलग अलग नीड वाले बच्चों को। ठीक है, बिल्कुल अरुणिमा। अगर मैं बात करूं यहां तो एक सपोर्ट आप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसको देखने में प्रॉब्लम है, तो आप ऑडियो सीडी दे सकते हैं जिससे कि वो सुन सके क्लियर तरीके से। तो ऑडियो सीडी का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, या अगर बिल्कुल ही ब्लाइंड है तो आप टेक्टाइल मटेरियल, जिसको टच करके जो ब्रेल लिपि है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन होगा सी। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको छोटा मोटा काम दे देंगे या उसके घर वालों से काम करा लेंगे या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। आपको उसकी नीड्स को फुलफिल करते हुए उसको स्पेशली भी ट्रीट कर देना है और नॉर्मली भी। तो वो आपको देखना है कि आप उसको इंक्लूड कैसे करेंगे। इंक्लूड मतलब सामंजस्य बिठाना है या फिर समावेशन करना है बच्चे का, ठीक, जिससे वो अच्छे से पढ़ सके, एक छत के नीचे सभी तरह के बच्चे पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशंस। अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तर्कपूर्ण ढंग से बच्चा कौन सी स्टेज में सोचना शुरू कर देगा एज पर जीन पियाजे? बताइए एक बार। बहुत बढ़िया तहसीन, आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, दूसरा है फॉर्मल ऑपरेशनल, तीसरा है सेंसरी मोटर और फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब जिन लोगों ने जल्दीबाजी में आंसर किया है उनका ईश्वर ही भला करेगा, क्योंकि पेपर में यही होता है, उनको भी पता है कि आप कितनी जल्दी में हो। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ऐसी थोड़ी ऊपर रखा है उन्होंने। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लॉजिक आ जाता है, ये बात तो सही है, बट किन चीजों के प्रति? मूर्त चीजों के प्रति, मूर्त संकल्पनाओं, कॉन्क्रीट मटेरियल जिसको टच फील कर सके। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जहां आ गया तो सीधा जाएगा आपका 4th स्टेज। 4th स्टेज क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष या 11 ईयर्स एंड अबव। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक है जहां अमूर्त विचार आएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग है, निगमनात्मक तर्क, वो आपका यहीं आएगा। लेकिन सिर्फ लॉजिक पूछा होता, एब्स्ट्रैक्ट ना होता या यहां कॉन्क्रीट लिखा होता, तब हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के पास चले जाते 7 से 11 वर्ष में। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी फॉलोड बाय। मतलब कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनको निदान के बाद क्या करना चाहिए उनका? मतलब आपने डायग्नोज कर लिया, पहचान लिया गैप्स को कि कमी कहां है सीखने में उनके, है ना, तो प्रॉब्लम कहां आ रही है उनको, इसको आप किस चीज से फॉलो करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? बताइए एक बार। बहुत बढ़िया विक्रम जी। नेक्स्ट
एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, इंटेंसिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सिस्टमैटिक रिवीजन ऑफ ऑल लेसन्स, या फिर रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स टू लर्नर्स एंड पेरेंट्स। क्या करेंगे आप? फटाफट से आंसर कीजिए, रिफ्रेश कीजिए अगर किसी को देखने में समस्या है। यहां से चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। ठीक है अजीत, सी ऑप्शन कह रहे हैं आप। गलत 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 गलत, बहुत गलती। देखो सिंपल याद रखना, जहां डायग्नोसिस आ गया, डायग्नोस करने के बाद आप इसको फॉलो करते हैं रेमेडी से, रेमेडियल टीचिंग। ये दोनों साथ साथ चलते हैं कहीं ना कहीं। डायग्नोस करते हैं आप पहले, मतलब जैसे डॉक्टर जाकर के आपका ब्लड टेस्ट कराएगा डायग्नोस करने के लिए, पता तो लगे कि आपको कुछ है भी कि नहीं है, तो क्या है। और जैसे ही आपके गैप्स का पता लगा, तो जब डायग्नोस हो जाएगा उसके बाद रेमेडी दी जाएगी। अब वो रेमेडी कुछ भी हो सकती है, जबरदस्ती रिवीजन नहीं कराओगे। हो सकता है बच्चे को अलग ढंग से समझाना हो सकता है उसी ढंग से समझाना हो सकता है कुछ और कराना हो। मतलब आप दोबारा से या तो रीटीच करेंगे, अलग ढंग से पढ़ाएंगे, कुछ और एक्टिविटी कराएंगे। जो चीज उसे समझ नहीं आ पाई है, जो गैप रह गए हैं लर्निंग में, उनको फिल करते हैं आप एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स लेकर के। ऐसा नहीं होगा सिर्फ प्रैक्टिस या सिर्फ सिस्टमैटिक रिवीजन करा देंगे तो हो जाएगा। आपको पता तो हो कि प्रॉब्लम है कहां। तो हमेशा याद रखिएगा, जहां डायग्नोसिस आया रेमेडी साथ में आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये तो बच्चा क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन बिल्कुल क्या कहेंगे, एवरेज क्वेश्चंस कहेंगे, और इनका श्रेय निशा को जाता है। मैंने आज के क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, बस इनको सेटल किया है। ठीक, तो कल थोड़ा सा और डिटेल में कर लेंगे। फटाफट से बताओ, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है और कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है? क्या हुआ केदारमल जी, कहाँ गई आज की क्लास? चल तो रहा है सेशन ठीक से? एग्जैक्टली शुभांगी, आप लोगों के लिए तो लड्डू ही है, क्योंकि जो लोग नया ज्वाइन करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को नहीं होगी, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं। चलिए, लाइक शेयर करने के बाद बताइए कि कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं होगा। कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल होता है, वूम टू टूम जाएगा, सीक्वेंस में जाएगा, स्टेजेस में चलता है। आपका जो डेवलपमेंट है जनरल टू स्पेसिफिक होते हैं आपके एक्शन। पहले आप पूरी बॉडी मूव करते हैं, फिर आपको अगर सिर्फ कुछ चाहिए तो आप हाथ बढ़ा के ले लेंगे सिर्फ। ठीक, तो रिवर्सिबल नहीं होता, इसको आप वापस नहीं कर सकते। मॉडिफाई तो कर सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता ना आप एडोलेसेंस में पहुंचे और आप इन्फेंसी में पहुंच जाएंगे, उसके बाद वहां से बैक गियर नहीं लगेगा। रिवर्सिबल नहीं होगा नवदीप, बट मॉडिफिएबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब कई लोग कहेंगे मॉडिफिएबल भी नहीं होगा। अब मैं उनको रिसोर्सेज बताऊंगे उन्हें कहां से पढ़ना चाहिए। ठीक, प्रीति जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन। मतलब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे का कौन सा एक लक्षण नहीं है। ठीक, नहीं आ गया, नॉट, एक्सेप्ट, लीस्ट। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। दे ऑलवेज सक्सीड, दे एंजॉय डूइंग देयर वर्क, दे डिस्प्ले अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाइल वर्किंग, या फिर दे लाइक चैलेंजिंग टास्क्स। बताइए एक बार, फटाफट से बता दीजिए। बहुत बड़ा सुरेंद्र जी, कल से थोड़ा कुछ अलग काम करेंगे, बहुत दिन से आसान चीजें कर रहे हैं हम। लैंग्वेज आएगा रमेश रमशा, उसमें वो सहायता मिल जाएगी। सौरभ जी टेंशन मत लीजिए, सीटेट अनाउंस हो तो मैं आपको इतना डिस्कशन करा दूं, सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन भी हो जाए जो मैंने अभी तक कराया है, कि आपसे मतलब आपको लगेगा कि यार बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना। वो मैंने भी स्पीड जान के स्लो की हुई है, कम कम चीजें कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम भी तो क्लियर नहीं कर रहे हैं ना ये लोग, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन पढ़ते रहेंगे। बताओ एक बार, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी है सब कुछ ऑलरेडी है। आप अगर वीडियो उठा करके देखेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको ज्यादातर चीजें मिल जाएंगी। कंफ्यूजन है, प्रियंका कह रही हैं। देखो सिंपल है, दे एंजॉय देयर डूइंग देयर वर्क। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दो प्रकार की मोटिवेशन है, एक है इंटरनल जो अंदर से है, इंट्रिंसिक कह रहे हैं जिसको हम, और दूसरी है एक्सट्रिंसिक जिसको एक्सटर्नल कह सकते हैं। एक्सटर्नल बाहरी कारकों की वजह से होगी, सैलरी, रिवॉर्ड, पनिशमेंट और वॉट एवर इट इज। ठीक, इंट्रिंसिक है आपको वो काम करने में मजा आता है, उसका रीजन बाहर नहीं है। ठीक, तो दे एंजॉय डूइंग देयर वर्क, बिल्कुल सही बात है, काम करने में मजा आएगा तभी तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो। दे डिस्प्ले अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाइल वर्किंग, हाई लेवल ऑफ एनर्जी, तो कल कोई पूछ रहा था इतनी एनर्जी कहां से लाते हो, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक, दे लाइक चैलेंजिंग टास्क, ऑब्वियसली मोनोटोनस हो जाएगा अगर सब कुछ एक जैसा चलता रहेगा तो, है ना, कुछ अलग तो होना ही चाहिए। वो करा दूंगी मैं हेमंत जी, इंग्लिश और मैथ्स का सेशन करा दूंगी जितने रह गए। दे ऑलवेज सक्सीड, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और ये आप देख भी सकते हैं इतिहास उठा करके, बहुत सारे ऐसे अनएथिकल लोग भी कई बार सक्सीड हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो सक्सेस का जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सफल ही होंगे। ठीक है,
आप हमेशा सफल होंगे ये कोई गारंटी नहीं है आपके इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होने की। ऐसे 2 बार ऐप डेवलप हो चुकी है लेट्स लर्न की, दोनों बार फेलियर हुआ है, अभी एक नए तरीके से काम चल रहा है। तो ये आपके जीवन में कहीं भी ये जरूरी नहीं है कि आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं तो आप हमेशा सक्सेसफुल ही होंगे, आपका हर काम सही ही होगा, है ना। तो ये एक सिंपल सा फैक्टर है, क्योंकि सक्सेस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई भी एक फैक्टर, जस्ट वन फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार, आ टीचर यूजेस अ डाइस लेबल्ड डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट, एक्सप्लेन, समराइज, deconstruct and evaluate. Each time after a topic is completed, the teacher throws the dice and asks students to answer a question based on the location of the dice. The teacher is, dice समझते हैं आप, वो पासा जो होता था, लूडो तो खेलते होंगे सभी, तो उस डाइस पर उन्होंने चारों तरफ क्या लिखा हुआ है, बहुत बड़ा निशान जी, डाइस पर क्या लिखा हुआ है चारों तरफ, एक साइड लिखा हुआ है प्रिडिक्ट, दूसरी साइड डिस्क्राइब, तीसरी साल मतलब ये लेबल किया हुआ है उस डाइस पर, फिर एक साइड लिखा हुआ है एक्सप्लेन, फिर लिखा हुआ है समराइज, फिर है डीकंस्ट्रक्ट एंड इवेल्युएट। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, जिसके सामने जो आएगा वो उससे रिलेटेड एक्टिविटी करेगा। तो जो टीचर हैं वो क्या कर रही हैं, कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्रोवोकिंग थॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, डाइवर्सिफाइंग द थॉट प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर फिनिशिंग हिज और हर लेसन इन अ स्टाइल। अब स्टाइल जैसा तो कुछ है नहीं, पहले आप लोग आंसर कर दीजिए, डी होगा नहीं इसमें, बताइए एक बार क्या होगा। क्या होना चाहिए, फर्स्ट ईयर के लिए नहीं होगा आयुषी, सेकंड ईयर में दीजिए सीटेट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपके आंसर्स मुझे क्लियर आ ही नहीं रहे हैं। होगा होगा सिमरन, होगा, एग्जाम तो क्लियर होगा, 15 दिन भी अच्छे से दे दोगे ना, और थोड़ा काम अच्छा कर लोगे, तैयारी करो थोड़ी। अनसिन पैसेज का करा देंगे एक, नॉट क्लियर। देखो इसमें क्या है, कंडक्टिंग अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनात्मक आकलन, जहां बच्चों को एक्टिविटी करने का मौका मिले, उनका थॉट प्रोसेस निकल करके आए। इसमें एक डाइस है, वो डाइस नहीं होता लूडो में जो खेलते हैं कई लोग, तो उसके सारी साइड्स में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। एक साइड डिस्क्राइब लिखा हुआ है, तो डिस्क्राइब जिसके सामने आएगा डिस्क्राइब, तो जैसे नंबर आता है आपका 6 की जगह डिस्क्राइब आ गया, तो आप किसी टॉपिक पर एक्सप्लेन करेंगे, टीचर ऐसा आपको कहेंगे। तो इन सारी चीजों से आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं। ये ऐसे तरीके हैं जिनसे बच्चे के बाकी सारे जो प्रोसेस हैं, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो उसका, चाहे वो बाकी उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज हो, आपको फीडबैक मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा बच्चे सीख कैसे रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, क्या हुआ हिमांशी, क्या पूछ रहे हो? तो ये क्या है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जिसमें बाकी चीजें आ ही जाएंगी। तो सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, ही शी इज सफरिंग फ्रॉम। एक बच्चा है जो वॉज और सौ को कंफ्यूजन में रहता है, या वॉज को सौ पढ़ेगा, सौ को वॉज पढ़ेगा, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। ये बच्चा किससे सफर कर रहा है, डिस्मॉर्फिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सेमिया, जो कि हम पढ़ते नहीं है। सीटेट अभी किसी को नहीं पता कब होगा। आंसर कीजिए फटाफट से, बहुत बढ़िया। पूजा जी आंसर होगा डिसलेक्सिया। आंसर क्या होगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक, रीडिंग डिसऑर्डर है, और 100 को वॉज पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है, 6 को 9 भी पढ़ सकता है। ठीक, इस तरीके की प्रॉब्लम उसको हो सकती है। डॉग को गॉड भी पढ़ सकता है। तो ये रीडिंग डिसऑर्डर है। डिस्मॉर्फिया है, शेप अजीब सी नजर आने लगे शीशे में देख के आपको अपनी। डिस्कैलकुलिया है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, इसको हम कभी भी कंसिडर करते नहीं है, जनरली हमने कहीं देखा नहीं है, तो ये बनाया हुआ है कुछ इन्होंने। ठीक, पठन संबंधी विकार है डिसलेक्सिया। तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी जो दिखाया है वो इसी से पीड़ित दिखाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेज मोटिवेशन टू लर्न, इनमें से कौन सा जो है एक मोटिवेशन टू लर्न, सीखने की जो मोटिवेशन है उसको अधिकतम बेहतर कर सकता है, ऑप्टिमाइज कर सकता है, सुचारू रूप से अच्छा बना सकता है सीखने की प्रक्रिया को। पहला ऑप्शन है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्टी या डिफिकल्ट टास्क होगा, या फिर पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन मीटिंग टारगेट्स। आंसर कीजिए। डिस्मॉर्फिया होता है शेप अजीब सी नजर आने लगे, आप मिरर में खुद को देखें, आपको बॉडी की जो शेप है वो अजीब सी नजर आए, ये मेंटल विकार है एक तरीके का। 5 को अभी कोई नहीं पता तृप्ति एग्जाम है कि नहीं है, वैसे लगता तो नहीं है। अब क्या 5 दिन पहले थोड़ी देंगे एडमिट कार्ड,
बहुत बढ़िया। टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट टास्क, नहीं नहीं नहीं। ऑप्टिमाइजेज मोटिवेशन टू लर्न, कि आप अच्छा सीख पाए, इस चीज के लिए मोटिवेट करने के पीछे एक फैक्टर होगा, वो हो सकता है पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स। आपको सीखने में मजा आता है। ये कब ज्यादा बेहतर ऑप्टिमाइज होगा? जब आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो उस चीज को करने में, टारगेट्स को अचीव करने में, आपको पर्सनली सेटिस्फाइड फील हो, तभी तो आप कुछ नया सीखना चाहेंगे। अगर सेटिस्फेक्शन ही नहीं है तो हो सकता है ये सब बहुत देर तक नहीं चलते, कि आप फेलियर अवॉइड करना चाहते हैं, बाहरी अभिप्रेरणा है, या फिर आप डिफिकल्ट और इजी टास्क चूज कर लेंगे, वो मैटर नहीं करता। आपके सामने डिफिकल्ट भी चीजें आएंगी, इजी भी आएंगी, हर तरीके की चीजें होंगी जब आप एक प्रोसेस में होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इजी है सिर्फ डिफिकल्ट है। पेपर में भी सिर्फ डिफिकल्ट और सिर्फ इजी नहीं आता, मिक्स करके चीजें होती हैं। ऐसी लाइफ में है, ठीक है। एग्जैक्टली वत्सला। आगे बढ़ते हैं, दो और क्वेश्चन है आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अ बेसिस फॉर द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये तीनों जुड़े हुए टॉपिक हैं और इनसे कम से कम 5 नंबर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चाइल्ड राइट्स, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, या फिर ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। बताइए एक बार। एग्जैक्टली मिनी मोनिका। फर्स्ट ईयर में नहीं दे सकते, देना चाहते हो दे लो, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। बहुत बढ़िया शिवांगी। सोहेब, बता दी मैंने आपकी जो प्रॉब्लम है वो बता दी है। 6,500 लोग लगभग देख रहे हैं और 3,500 लोग हैं, मतलब ऐसे सोचो, आपका रेशो देखो। ऐसे लाइक शेयर किया करो, लाइक तो किया करो एटलीस्ट, जब आते हो बताया करो कि हम आए हैं, प्रेजेंस है हमारी कुछ। एक्सट्रिंसिक फैक्टर कभी भी आपको सीखने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, वो फिर बाहरी अभिप्रेरणा होगी। बाहरी अभिप्रेरणा, चाहे वो सैलरी की हो, चाहे वो रिवॉर्ड की हो, चाहे वो नेम की हो, चाहे वो फेम की हो, है ना, वो लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाएंगे आप उससे। हम पॉजिटिव नहीं मानते एक्सट्रिंसिक को। बहुत बढ़िया जी। आंसर क्या होगा इसमें? इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, हद हुई। ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, क्या सभी हर एक फील्ड में सेम हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, रोबोट्स बन जाएंगे। अगर हर एक फील्ड में सेम होंगे तो रोबोट्स बन जाएंगे। किसी का किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी में, कोई किसी चीज को बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई दूसरी चीज को बहुत अच्छे से कर सकता है, तो ये तो गलत हो गया। फिर है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो ये तो बाद में आया है। हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात तो सदियों से कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे है ये बात कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवांशिकता एवं वातावरण ने हमें डिफरेंट बनाया है एक दूसरे से। हम में विभिन्नताएं हैं, हमारे इंटरेस्ट, हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी एबिलिटीज, हमारा एप्टीट्यूड, हमारा एटीट्यूड, इन सब में डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से कोई भी दो लोग सेम नहीं हो सकते। जब दो लोग सेम नहीं हो सकते तो बच्चे को सेंटर में रख के सिस्टम बनाया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से आपने टीचर सेंटर्ड सिस्टम बनाया हो। ठीक, तो सिंपल है, इसका जो आधार है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कि बच्चों में विभिन्नता है, इसलिए बच्चों को ही सेंटर में रखो, क्योंकि आप उनके लिए पढ़ा रहे हो, है ना। जो एजुकेशन है वो बच्चे के लिए है, या एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए है, ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल के लिए है। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। ये इसमें लास्ट टाइम आप लोगों को कंफ्यूजन थी तो इसलिए इंक्लूड किया है। नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन, वही है क्वेश्चन कि नूर एक बच्चा है जो अपना टिफिन लाना भूल गया स्कूल में, और फिर क्या होता है कि उसने कहा किसी और बच्चे से कि भाई तुम अपना लंच मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे साथ एक दिन अपना लंच शेयर किया था। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, आज तो हिंदी टाइपिंग ठीक थी, है ना, ये वाला क्वेश्चन बस पुराना है। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज में है बच्चा और कौन से लेवल पर है, तो इसमें बात हो रही थी हमारी। आप लोग अलग अलग आंसर इसमें दे रहे हैं, आंसर इसका डी ही है, लेकिन ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर में ही आया आई थिंक। इसमें ये कन्वेंशनल गलत है, ये प्री कन्वेंशनल है जो लेवल है। ये मैं डिस्कस करना उस टाइम पे भूल गई, मेरे भी दिमाग से स्लिप हो गई ये बात। पीछे मुड़ के तो देखा था मैंने कि कुछ गड़बड़ लग रही है, बट वो मिस हो गई, इग्नोर हो गई। ठीक, तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज है और प्री कन्वेंशनल लेवल है, पहले ही लेवल की दूसरी स्टेज है, टिट फॉर टैट। ठीक, क्योंकि कन्वेंशनल लेवल में तो गुड बाय गुड गर्ल आ जाएगा या लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन में ही गलत था पेपर में। अब आपको एक चीज यहां समझनी होगी कि आप पेपर में जब जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप 100% सारी चीजें आपको परफेक्ट मिलेंगी। 4 ऑप्शन होंगे, एक नंबर कोई एक ऑप्शन दिलाएगा आपको। ठीक, तो आपको अगर कुछ गड़बड़ भी लगे ना और आपको लगे यार इन चारों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए, फिर भी देखो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस लगाओ कि क्लोज कौन है जिससे आपका काम निकल जाए। भाई आपको पता था म्यूचुअल एक्सचेंज तो सही है, बाकी सब तो सही नहीं हो सकते, तो क्या होगा यहां
जबरदस्ती, क्योंकि आप पेपर को चैलेंज नहीं कर सकते, करोगे भी तो वो आंसर की अपनी मानेंगे। तो आपको सिंपल यहाँ जुगाड़ लगा करके अपना यही डालना था, टेट फॉर टेट। ठीक है, तो आज के लिए तो इतनी कहानी। आउट ऑफ 10 आपके 10 आए होंगे, मैं ऐसा मानूंगी। और ये है कोहलबर्ग की स्टेजेस। अभी कुछ दिन पहले थियरी को हमने किया है डिस्कस, उसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दी हैं। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल अगर आप सर्च करेंगे। इसके अलावा आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए ये बता दीजिए, और कोई और बात हो तो बता दीजिए।